अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज़ पर काम कर रहे थे और आज के लेक्चर के अंदर हम बहरिया कॉलेज कारसाज का मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट 1 का यानी कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो इसको अच्छे तरीके से देख लें और कम्प्लीटली इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पेपर जो है वो बनाया है। काफ़ी सवाल जो हैं वो आसान भी दिए हैं, लेकिन कुछ सवालों में जो है एग्जामिनर ने आपको काफ़ी कंफ्यूज करने की कोशिश की है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इस तरीके के सवालात समझने में मुश्किल होती है तो वो समझ सकें। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मौजूद हैं जो कि इससे पहले कभी पास पेपर में नहीं आए, तो उन पर भी आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो स्टूडेंट चलते हैं सबसे पहले MCQs की तरफ। सेक्शन ए में वो हमें क्या कह रहा है। 20 MCQs आपके दिए हुए हैं। इस बार पहला सेक्शन आपका 20 मार्क्स का आएगा विद 20 MCQs। तो आपको कह रहे हैं द नेचर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जब आप एंट्री बनाते हैं तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट होता है और एसेट की वैल्यू में से माइनस भी होता है। दैट्स वाई इसकी नेचर क्या है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे बात करें मज़ीद, तो एडवांस पेड टू सप्लायर। सप्लायर को जो आप एडवांस देते हैं, तो आप एडवांस दे रहे हैं तो ये आपका प्रीपेड होता है और प्रीपेड एसेट रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अगर कस्टमर आपको एडवांस दे तो ये अनअर्न्ड यानी कि लायबिलिटी में जाएगा। ये बात याद रखेंगे। नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिट। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपको कह रहा है कि डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। डिक्रीज इन ऑनर इक्विटी इज डेबिट, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब तीनों की तीनों ही ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद कह रहे हैं ऑनर्स क्लेम ऑन द बिजनेस एसेट इज। ऑनर क्लेम बिजनेस एसेट के ऊपर क्या कहलाता है? सर नेट ऑनर इक्विटी कहलाता है। और आउटसाइडर क्लेम जो है वो लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है जी, ये इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। उसके बाद 5th MCQs में कह रहे हैं कि इफ अ बिजनेस हैड एक्सपेंसेस, अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस इज इक्वल टू बराबर हो रेवेन्यूज के, तो देन बिजनेस ऑब्जर्व। तो बिजनेस को क्या हुआ? तो जब एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज बराबर हो जाएंगे तो ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। उसके बाद कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग का माना ऐसे एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड हो गए लेकिन पे नहीं हुए, इसका मतलब लायबिलिटी है, पेबल हैं, तो आप आंसर आपका आएगा पेबल्स। ठीक है जी। उसके बाद इफ बैंक रिफ्यूज टू पे अ चेक, बैंक रिफ्यूज कर दे, मना कर दे कि भाई हम चेक नहीं पे कर रहे, द चेक बिकम, तो चेक क्या हो जाता है? तो उस चेक को कहते हैं डिसऑनर चेक, रिजेक्टेड चेक भी कहते हैं। ठीक है ना, रिटर्न कर दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं। मर्चेंडाइज सोल्ड ऑन कैश इज रिकॉर्डेड इन। अगर मर्चेंडाइज को कैश पर सोल्ड करोगे तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो सर कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। बाद हमारे पास 9th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? और ये बिल्कुल नया MCQs है, इससे पहले पास पेपर में नहीं आया, तो बहुत ध्यान से आपने देखना है। तो वो आपको कह रहे हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करवा दें, एंडिंग भी माइनस करवा दें, नेट परचेजेस को प्लस करवा दें, क्या वो 0 के बराबर हो जाएगा? चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, क्या वो आउटस्टैंडिंग चेक कहलाता है? जी, वो तो आउटस्टैंडिंग कहलाता है। ये तो करेक्ट हो गई। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज इज ऑनर इक्विटी। एसेट अगर लायबिलिटी से एक्सेस है तो दरमियान का डिफरेंस ऑनर इक्विटी कहलाएगा, ये भी ठीक है। पहली वाली मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000, ठीक है ना, 50 लिख देता हूँ, 50, ठीक है। और मेरी एंडिंग और मैंने परचेजेस की हैं फॉर एग्जांपल 100 की, ठीक है। तो मेरे पास टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आ जाएगा? सर मेरे पास टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 150, ठीक हो गया। सर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास जो एंडिंग बची है, वो 40 बची है, तो सर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी?
सर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000 आ जाएगी, ऐसा अज्यूमिंग फिगर है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री 50 ओपनिंग इन्वेंट्री में अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी 1,10 माइनस करवा दूं, ठीक है, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी 40 भी माइनस करवा दूं, ठीक है जी, और प्लस करवा दूं नेट परचेजेज कितनी सर 100, तो क्या ये 0 के बराबर होगा? सर चेक कर लेते हैं क्या ये 0 के बराबर है या नहीं, ठीक है, दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 50 और माइनस का 10 या इन दोनों को कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 50 और ये माइनस का 150, ठीक हो गया, और इधर प्लस का 100 इजिकल टू सर 0। उसके बाद सर 50 प्लस 100 150, 150 माइनस का 150 एक दूसरे से कैंसिल, आ गया 0। इसका मतलब तीनों इक्वेशंस ठीक हैं, ऑल ऑफ अबव के ऊपर आप मार्क कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आपको खुद सोचना है कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। मिस्टर अहमद बैंक स्टेटमेंट, मिस्टर अहमद की बैंक स्टेटमेंट आई, उसने शो किया बैलेंस ऑफ ₹2000 डेबिट बैलेंस शो किया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अहमद हैज 2000 इन बैंक? नहीं। अनक्लियर्ड चेक 2000 का? नहीं। नन ऑफ अबव? नहीं। अहमद हैज ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹2000, ठीक है ना, उसका बैलेंस है 2000 से ओवरड्राफ्ट अहमद का। तो बैंक स्टेटमेंट में इससे पहले भी बता चुका हूँ, गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज के फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के पेपर में, कि भाई बैंक स्टेटमेंट को आप, बैंक अकाउंट को आप एज एसेट ट्रीट करते हैं, बैंक जो है वो तो लायबिलिटी ट्रीट करता है, तो वो तो उसका उलट करेगा। तो डेबिट बैलेंस से मुराद कि आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है जी। उसके बाद 11th में कह रहे हैं कि फॉलोइंग सेट ऑफ अकाउंट आर सब्जेक्ट टू क्लोज एवरी ईयर, इनमें से एक सेट ऑफ अकाउंट है जो हर साल क्लोज होता है। कैश, रेंट, एक्सपेंस, परचेज नहीं, क्योंकि कैश जो है वो क्लोज नहीं होता, तो ये तो गलत है। रेंट पेबल, परचेजेज और सेल, परचेज और सेल होते हैं, रेंट पेबल नहीं होता, तो इसको तो छोड़ देंगे, ये भी गलत ऑप्शन है। फर्नीचर डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस, सेल रिटर्न, ये भी नहीं क्योंकि फर्नीचर क्लोज नहीं होता। सेल्स, परचेज डिस्काउंट, रेंट इनकम, तीनों इनकम के अकाउंट हैं, ये क्लोज होते हैं, तो इसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इफ बिगिनिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड बाय ₹1000, अगर आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री 10,000 रुपए से ओवर स्टेट हो जाए, ज्यादा रिकॉर्ड हो जाए, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? तो नेट इनकम ओवर स्टेट होगी, नेट इनकम अंडर स्टेट होगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, या नन ऑफ अबव। तो नेट इनकम जो आपकी है वो ओवर स्टेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री आपकी फॉर एग्जाम्पल 50 के बजाय 60 कर दें, 10,000 रुपये से ज़्यादा कर दें, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या आ रहा होगा? कम आ रहा होगा। उसके बाद 13th MCQs में कह रहा है कि अगर एसेट 7 लाख के हों और लायबिलिटीज 20% की हों एसेट के, तो कैपिटल क्या होगा? तो वेरी इजी कि अगर लायबिलिटीज 20% एसेट की, तो कैपिटल जो है वो 80% होगा, तो आप डायरेक्ट 80% निकाल लें, इक्वेशन पूरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7 लाख को 80 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 56, ठीक है ना, 7 8 56। द एंडिंग बिगिनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज, बिगिनिंग या एंडिंग बैलेंस कैश का क्या कहलाता है? सर एसेट कहलाता है, ठीक है ना, कैश का बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा तो वो फिर ओवरड्राफ्ट में चला जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट, इन सब का क्रेडिट बैलेंस होता है सिवाय इसके। इनकम क्रेडिट होती है, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न क्रेडिट नहीं होता, सेल रिटर्न कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है तो वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है किसके? परचेज माइनस सेल्स के नहीं, सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नहीं, सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नहीं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट के। यस सर। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज रिपोर्टेड इन, जब आप कस्टमर से एडवांस रिसीव करते हैं, अभी मैंने ऊपर मेंशन किया भी था, तो कहाँ रिपोर्ट होता है? इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, सेल जर्नल में, नन ऑफ अबव में। तो देखें कस्टमर से आपने एडवांस लिया, तो मैंने कहा कि इसको अनअर्न्ड कहते हैं। अनअर्न्ड आपकी करंट लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कहाँ जाएगी? सर लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, इनमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है? लायबिलिटी प्लस एसेट प्लस कैपिटल इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी क्या जीरो होता है? एसेट में कैपिटल प्लस किया प्लस लायबिलिटी क्या जीरो होता है? या एसेट में से लायबिलिटी और कैपिटल दोनों माइनस करें तो जीरो होता है। तो लास्ट वाली इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एसेट जो है वो बराबर होता है लायबिलिटी और इक्विटी के, ठीक है ना। एसेट बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल या इक्विटी के। तो इसको भी इधर ले आऊं, इसको भी इधर ले आऊं, दोनों माइनस के, तो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 19 में कह रहे हैं कमीशन अर्न कर लिया, कमा लिया, बट नॉट गेट रिसीव, लेकिन अब तक रिसीव नहीं हुआ, यानी कि अक्रूड है। तो ये क्या है? करंट एसेट, फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, एक्सपेंस। इसका मतलब अर्न कर लिया सर, इनकम हो गई, रिसीव करना बाकी है, तो एक्सपेंस भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है। सर रिसीवेबल है, कोई सा भी रिसीवेबल होता है वो करंट एसेट होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपको लास्ट में क्या कह रहे हैं? अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 1 लाख हो और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 50,000 हो, तो नेट सेल्स क्या होगी? अभी ऊपर फॉर्मूला बताया इस एमसीक्यूज में कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं इसको यूं कह लूं कि भाई जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैसे आता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, ठीक है ना, COGS के। तो आपको कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट तो 50,000, ठीक है, सेल्स पता नहीं, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी? सर वो तो 1 लाख है। तो 1 लाख को यहाँ प्लस करवाऊंगा तो 1 लाख प्लस 50,000, तो सर मेरे पास आंसर कितना? सर मेरे पास आंसर 150 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके इसके MCQs थे, जो कि कुछ नए MCQs थे, ट्रिकी MCQs थे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो सके। सो चलते हैं अब अगले पोर्शन पे, जिसमें उसने हमें जो क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी के। तो देखते हैं कि क्या आपको कह रहा है। 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। क्वेश्चन 2 में सबसे पहले आपको जनरल कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर फैज़ान ने कंप्लीट किए हैं और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस का नाम रखा है फैज़ान डिस्ट्रीब्यूटर। मार्च 1 को उन्होंने 8 लाख रुपए कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री। मार्च 2 बाउट की सुजुकी वैन एक एसेट खरीद रहे हैं 4 लाख का मिस्टर मंगी से, और 30% अमाउंट जो है वो कैश से दिया, ठीक है, पे कर दिया, और रिमेनिंग उधार पर है, ठीक है जी। 15 को क्या कह रहे हैं कि आपने बाउट की गुड्स कैश पर 70,000 की और क्रेडिट पर इमरान से 80,000 की। तो क्रेडिट और कैश परचेज दोनों रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मार्च 19 को कह रहे हैं कि कैश सेल फॉर द डे 95,000 रुपये का आपने कैश पर माल बेचा है, और 25 को कह रहे हैं कि मंगी को आपने 1 लाख रुपया पे किए, क्योंकि उसका रिमेनिंग बैलेंस भी तो रहता है, उसको भी तो थोड़ा थोड़ा करके पे करेंगे। मार्च 31 को कह रहे हैं कि सैलरी तो आपने 25,000 रुपये की और शॉप का रेंट 10,000 रुपये पे किया है, तो आपने जर्नल एंट्रीज बनाकर दिखानी है। तो हेयर इज़ योर एंट्रीज। बहुत आसान सा सवाल था, तो एंट्रीज को आप देख सकते हैं। सबसे पहले उसने कैश इन्वेस्ट किया 8 लाख रुपए का, तो कैश डेबिट 5 फर्स्ट को, और कैपिटल बढ़ गया उसका क्रेडिट टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ फैज़ान, ठीक है जी। उसके बाद उसने एक एसेट खरीदा, व्हीकल ओल्ड सुजुकी वैन, तो एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया, डेबिट 4 लाख से, कैश पे किया 4 लाख का 30%, 4 खरीदा 12, एक 20 क्रेडिट हो गया, तो बाकी ऑन क्रेडिट, तो मतलब 30% पे किया, 70 बच गया, तो 4 लाख का 70 अकाउंट पेबल क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये बन गया 2,80,000 टू रिकॉर्ड परचेज और सुजुकी वैन ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। उसके बाद आपने परचेजेस की, माल खरीदा 70,000 और 80,000, टोटल 150 का, कैश पे किया 70, कैश पर खरीदा था 70,000 का और उधार पर 80,000 का, तो लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट 80,000 टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम इमरान, ठीक है। उसके बाद मार्च 19 को उसने कहा कि कैश सेल फॉर द डे, कि इस दिन के लिए आपने जो सेल किए वो 95,000 किए, कैश पर किए, तो कैश आपके पास एसेट है, एसेट खरीदा, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, सेल की तो रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट टू रिकॉर्ड द कैश सेल्स, ठीक है जी। मार्च 25 को कह रहे हैं कि आपने मिस्टर मंगी को 1 लाख पे किया, 280 पे करना था, उसमें से 1 लाख पे किया, तो 1 लाख से आपकी लाइबिलिटी कम होकर डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा, एसेट कम हो गया क्रेडिट टू रिकॉर्ड पेड टू
मंगी या टू रिकॉर्ड पेड कैश टू मंगी। सही है जी। उसके बाद आपने सैलरीज 25,000 और शॉप रेंट 10,000 पे किया, दोनों एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। कैश टोटल मिलाकर पे किया 35,000 से क्रेडिट। टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज एंड रेंट एक्सपेंस से आपकी नरेशन बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा, 2 इक्वेशन पूछी हैं और मैं आपको लिटरली बताऊं ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल न्यू इक्वेशंस हैं। इससे पहले उसने पास पेपर में आपकी ऐसी कोई इक्वेशन नहीं आई, तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो पहली इक्वेशन में कह रहे हैं कि जनवरी 1 जब साल शुरू हुआ तो बैलेंस ऑफ ऑनर इक्विटी आपके पास 7 लाख था, यानी मैं आपको यूं कहूं कि कैपिटल एट स्टार्ट 7 लाख था। बैलेंस ऑफ ऑनर इक्विटी ऑन दिसंबर 31 एंड में आपकी इक्विटी बढ़कर 950 से चली गई। बिजनेस को इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 लाख का हुआ है, ठीक है ना, ईयर 2022 में। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तो ड्राइंग कितनी होगी। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। तो देखें, आप जो है एक इक्वेशन पढ़ के आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, एंडिंग में जब इक्विटी सेक्शन कर रहे होते हैं कि ऑनर इक्विटी किसके बराबर होती है, कि ऑनर इक्विटी बिगिनिंग कैपिटल बिगिनिंग में प्रॉफिट प्लस करवाते हैं, अगर लॉस होता है तो लेस करवाते हैं और माइनस करवाते हैं ड्राइंग। ठीक है जी। तो उस इक्वेशन के थ्रू ये सॉल्व होगा। तो इसको मैंने दूसरे तरीके से भी लिखा है कि ऑनर इक्विटी यानी कि कैपिटल एट एंड, ऑनर इक्विटी बिगिनिंग यानी कि कैपिटल एट स्टार्ट, नेट प्रॉफिट प्लस माइनस ड्राइंग। तो कैपिटल एट एंड एंडिंग इक्विटी 950, कैपिटल एट स्टार्ट यानी कि ऑनर इक्विटी बिगिनिंग 7 लाख और नेट प्रॉफिट 5 लाख और ड्राइंग माइनस की मालूम नहीं है। तो आपने क्या किया, 7 लाख और 5 लाख को प्लस किया तो 12 लाख हो गया, माइनस का ड्राइंग उधर गया प्लस, 950 प्लस के इधर आके माइनस, 12 लाख में से 950 माइनस हुआ, तो आपकी ड्राइंग आ गई 2,50,000 रुपीज़ की। तो इतनी की आपने ड्राइंग की है। तो देखें, आपसे एक इक्विटी जो आप पूरा साल बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसी से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाकर पूछ ली। उस वक्त बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा होता, तो आपको पहले से ट्रेन होकर जाना है और अपना दिमाग चलाना है। ठीक है जी। तो ये तो पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन इससे भी ज़्यादा मुश्किल है, जो कि इससे पहले नहीं आई, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड केस में उसने कहा है कि इफ़ अ बिजनेस, एक बिजनेस है, अगर उसको लॉस हो, सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹40,000 एंड इट्स एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड एज, और उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो कैसे कैलकुलेट हो, एज 120% ऑफ टोटल रेवेन्यूज़। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो बराबर हैं, या कैलकुलेट कैसे होंगे, 120% ऑफ दी रेवेन्यूज़। ठीक है ना, 120% है रेवेन्यूज़ का। अब यहाँ पर तो हमें रेवेन्यूज़ भी मालूम नहीं है और एक्सपेंसेस भी मालूम नहीं है, जस्ट लॉस मालूम है। फाइंड आउट द बिजनेस एक्सपेंसेस, और बिजनेस के एक्सपेंसेस आपने मालूम करके दिखाने हैं, जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल आपके पास इक्वेशन उसने दी हुई है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखें, उसने कहा लॉस आपका 40,000 है, ठीक है सर। एक्सपेंसेस क्या हैं, कैसे कैलकुलेट होंगे, टोटल रेवेन्यूज का 120% है, यानी एक्सपेंसेस आर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यूज। अगर मुझे पता लग जाए उसका 120% अगर मैं निकाल लूँ तो वो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस मालूम करना है। ठीक हो गया। अब जब हमें लॉस होता है तो उस केस में हमारी इक्वेशन रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस लिख लें या एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू लिख लें। लॉस के केस में याद रखें रेवेन्यू हमेशा कम होगा और एक्सपेंसेस हमेशा ज़्यादा होंगे। ये इक्वेशन मैंने लिख ली, लॉस 40,000 था, लॉस से लिख लिया, रेवेन्यूज़ की जगह रेवेन्यूज़, और एक्सपेंसेस किसके बराबर है, टोटल रेवेन्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 120%। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, रेवेन्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 120%। ठीक है जी। फिर थर्ड स्टेप में 40,000 को एज इट इज़ लिखा, रेवेन्यूज़ को एज इट इज़ कॉपी किया, रेवेन्यूज़ मल्टीप्लाई बाय 120%। 120% को मतलब 120 को डिवाइडेड बाय 100 किया तो 1.2 आ गया, और रेवेन्यूज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1.2 रेवेन्यूज़ आ गया। अब यहाँ रेवेन्यू के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ माइनस का 1.2 है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 40,000 को मैंने फिर से एक बार नीचे कॉपी किया, 1 में से माइनस का 1.2 माइनस किया तो माइनस का 0.2 रेवेन्यूज़ आ गया। ठीक है जी। अब रेवेन्यूज़ मालूम करने हैं तो माइनस का 0.2 इज इक्वल टू के उधर चला गया,
ये माइनस का 40 था, ये माइनस का 0.2 था, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 40,000 डिवाइडेड बाय 0.2 आया, तो रेवेन्यूज़ हमारे पास कितने आ गए? रेवेन्यूज़ सर हमारे पास आ गए 2 लाख के, ठीक है ना। रेवेन्यूज़ मालूम हो गए, अब एक्सपेंसेस मालूम करना तो हमारे लिए कोई मुश्किल बात है ही नहीं। तो फिर से ये इक्वेशन पुट गई, लॉस माइनस का 40,000, रेवेन्यूज़ 2 लाख, माइनस का एक्सपेंस, माइनस के एक्सपेंसेस यहाँ पर आए, प्लस हो गए, माइनस का लॉस इधर गया तो प्लस हो गया, तो 2 लाख प्लस 40,000, 240 एक्सपेंसेस। अभी आपको बताया कि लॉस के केस में हमेशा एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे रेवेन्यू का, तो नीचे इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक्सपेंसेस 240 आए हैं, देखें टोटल रेवेन्यूज़ का 120% निकालो, टोटल रेवेन्यूज़ 2 लाख है, 2 लाख का 120% निकालो तो 240 आपका ये बराबर हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक न्यू इक्वेशन थी जो कि पास पेपर में मौजूद नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इन्होंने दिया है कैश बुक का। उसमें कह रहे हैं कि मिस्टर इरफान यूज़ कर रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक, ऑन मार्च 31 ही हैड कैश ऑन हैंड, मार्च 31 एंड में उनके पास कैश ऑन हैंड 170 और कैश इन बैंक 10,000 है। ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट यानी कि नेगेटिव बैलेंस। ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अप्रैल, ड्यूरिंग द अप्रैल ये कंप्लीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो बैलेंसेज हैं ये अप्रैल के लिए ओपनिंग बैलेंसेज बनेंगे, कैश इन हैंड और कैश ऑन हैंड और कैश इन बैंक का। बाकी मज़ीद ट्रांजैक्शन है हम समझते हैं, और उसने बनाना है 3 कॉलम कैश बुक और ये तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और बैलेंस करके दिखाना है मई 1 और जनवरी 31 यानी कि बैलेंस BD/CD का आपने आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए इस कैश बुक का बैलेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले अप्रैल 4 को वो कह रहे हैं कि परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर बाकर 150,000, पेइंग कैश 120,000 एंड रिमेनिंग वाज ऑन क्रेडिट। उधार पर है तो उधार वाली चीज़ आपने रिकॉर्ड नहीं करनी क्योंकि कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। फिर उसने कहा कि अप्रैल 10 को मर्चेंडाइज आपने सोल्ड की है 160 की, विच इंक्लूड अ चेक ऑफ ₹80,000, जिसमें 80,000 का चेक भी इंक्लूड है, लेकिन चेक जब तक डिपॉजिट नहीं करवाया तो उसको तो कैश में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं 13 तारीख को कि डिपॉजिट चेक इन बैंक रिसीव ऑन अप्रैल 10। इस 160 में से 80 का जो चेक था वो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो सेम डे डिपॉजिट नहीं है, 3 दिन के बाद डिपॉजिट करवाया तो काउंटर एंट्री बनेगी। उसके बाद अप्रैल 17 को उसने कहा कि बैंक ने इन्फॉर्म किया चेक डिपॉजिट जो करवाया था 13 को वो डिसऑनर कर दिया, यानी कि बैंक्स ने रिजेक्ट कर दी, उसकी पेमेंट नहीं हो सकती। फिर अप्रैल 21 को इशू किया चेक मिस्टर बाकर को 29,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ठीक है ना। मिस्टर बाकर को एक 50 का माल बेचा था, एक 20 कैश दिए, 30 रहते थे, रिमेनिंग 30 ऑन क्रेडिट था, उसमें से 29 दिया, तो इसका मतलब 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। उसके बाद डिपॉजिटेड कैश इन बैंक 70,000, तो काउंटर एंट्री। पुराना एक फर्नीचर बेचा 27 को, सोल्ड एंड नॉट फर्नीचर एंड रिसीव चेक फॉर इट, और उसके लिए चेक रिसीव कर लिया, डिपॉजिट नहीं करवाया तो उसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे। और आपने सैलरीज पे किए थ्रू चेक 35,000 की, तो ये आपका एक्सपेंस हो गया। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। कैश बुक आपके सामने है, मिस्टर इरफान 3 कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30 रिसीव्ड एंड पेमेंट। और फॉर्मेट आपको पता है कि दोनों का फॉर्मेट सेम होता है, दोनों साइड का रिसीप्ट और पेमेंट का, एक्सेप्ट द डिस्काउंट कॉलम, ठीक हो गया। तो सबसे पहले अप्रैल 1 को आपने कैश ऑन हैंड 170 लिखा, कैश एट बैंक आपने 10,000 लिखा जो कि नेगेटिव था। उसके बाद अप्रैल 10 को आपने परचेजेस किए, मर्चेंडाइज परचेज की थी 150 की, लेकिन 120 का कैश दिया था, तो इस वजह से आपका कैश कम होगा 120 का। अप्रैल 4 के बाद आपके पास अप्रैल 10 है, आपने मर्चेंडाइज बेची थी 160 की, सेल्स की वजह से आपका कैश 160 बढ़ गया 80 का, इसमें बैंक चेक भी शामिल था लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया था, इस वजह से आपने कैश में रिकॉर्ड किया। 10 के बाद 13 वो 80,000 का कैश जो है वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो यहाँ से कैश की वजह से बैंक बढ़ गया और यहाँ से कैश का इफेक्ट ख़त्म करना पड़ेगा वो चेक का, तो काउंटर एंट्री बैंक की वजह से आपका कैश 80,000 से कम हो गया, ठीक है जी। ये 13 की एंट्री थी, काउंटर बन गई। 13 के बाद 17 कि जो चेक आपने 80,000 का डिपॉजिट करवाया था वो उन्होंने डिसऑनर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आपने बैंक बढ़ाया था, अब आपको बैंक कम करना पड़ेगा, तो डिसऑनर चेक की वजह से आपका बैंक 80,000 से कम हो गया। 17 के बाद 21 के आपने जो बाबर साहब से, ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि बाकर साहब से आपने 150 का सामान ख़रीदा था
-120 आपने पे कर दिया था, ठीक है जी। और आपका रिमेनिंग क्रेडिट 30 था, 30 में से आपने 29 पे कर दिया, तो इसका मतलब डिफरेंस जो है वो 1 का बचा, वो आपको डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। ये उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो अकाउंट पे बिल 1000 रुपये का डिस्काउंट और 29,000 का चेक दिया, सेटलमेंट हो गई, तो बैंक आपका कम हो गया। तो 21 के बाद आपकी 25 की एंट्री, आपने कैश डिपॉजिट करवाया, अकाउंट एंट्री, कैश की वजह से बैंक बढ़ गया, और ऑन द अदर हैंड बैंक की वजह से कैश कम हो गया 70,000 रुपये का, ठीक हो गया। उसके बाद आप 25 के बाद 27 से ओल्ड फर्नीचर बेचा कैश पर, तो आपके पास कैश आ गया 20,000, और उसके बाद अप्रैल 30 को आपने चेक के थ्रू सैलरीज पे किए तो 35,000, ठीक है जी। टोटल किया, सेल डिस्काउंट में कुछ नहीं, कैश आपका टोटल जो आया वो 350 आया, बैंक के अंदर प्लस माइनस करके 140 का बैलेंस बचा। पेमेंट की बात करें तो परचेज डिस्काउंट 1000, और कैश आपके पास से जो गया वो 270 का गया, और बैंक से 144 का गया। कैश की बड़ी साइड, रिसीव साइड 350 तो दोनों साइड, बैंक की बड़ी साइड 144,000 तो दोनों साइड। 350 में से आपने 270 माइनस करा तो 80,000 बचा, और आपके पास बैंक की जो है वो पेमेंट साइड बढ़ी है 144, ठीक है ना। 144 में से 140 माइनस किया तो इस बार कम, लेकिन 4000 से आपका बैंक बैलेंस फिर से नेगेटिव में चला गया। तो इसके दो बैलेंस बीडी, दो बैलेंस सीडी निकलेंगे। बैलेंस बीडी, कैश आपका पॉजिटिव, बैलेंस बीडी, बैंक आपका नेगेटिव, और इसी तरीके से उसका क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और कैलकुलेशन भी आप बता सकते हैं अगर मेरी इसमें कोई मिस्टेक हो तो। सो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको जो चैप्टर का सवाल दिया हुआ है वो है स्पेशल जर्नल का। बहुत आसान सा सवाल है। फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शन ऑफ मीरीवाला ट्रेडर्स। सितंबर 2 को उसने गुड्स बेची कादरी सन्स को, कादरी स्टोर को, ऑन क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आपके पास सप्लायर या कस्टमर का नाम हो तो उसको ऑन क्रेडिट कंसीडर करते हैं। सितंबर 9 को आपने कैश पर बेची तो इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना है। सितंबर 13 को ओल्ड फर्नीचर हनीफ एंड सन्स को बेचा उधार पर, फर्नीचर है, मर्चेंडाइज नहीं है, तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं करना है। सितंबर 19 गुड्स रिटर्न बाय कादरी स्टोर, उसको बेची थी, रिटर्न की है, तो ये रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होगा। सितंबर 21 को गुड्स सोल्ड टू मिस्टर कमर, कमर को बेची, ऑन क्रेडिट वगैरह नहीं लिखा, कस्टमर का नाम है तो ये भी रिकॉर्ड होगा। गुड्स सोल्ड टू आसिफ अली, ये भी उसको सेल जर्नल में रिकॉर्ड होगा। और इसी तरीके से सितंबर 29 गुड्स रिटर्न बाय आसिफ अली, तो ये रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड में आपको कह रहे प्रिपेयर सेल जर्नल पेज 89 और सेल रिटर्न जर्नल पेज 23, और फिर सेकंड पार्ट में आपने सब्सिडी लेजर सेल बैलेंसिंग फॉर्म में बनाकर दिखाना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, सॉल्यूशन आपके सामने मैं रखता हूँ। तो सबसे पहले मीरीवाला ट्रेडर सेल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर पेज 89, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पीआर, अमाउंट। सितंबर 2 को आपने कादरी स्टोर को सामान बेचा 113 का, वो आपने लिखा। सितंबर 21 को मिस्टर कमर को 50,000 का। सितंबर 22 को आसिफ अली को 41,000 का। टोटल किया 2,04,000 का टोटल सामान बेचा, उधार पर बेचा है, तो आपकी सितंबर 30 को एंट्री क्या बनेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, क्योंकि कस्टमर से रिसीव करना है। उसके बाद आपने सेल रिटर्न जर्नल बनाना है मीरीवाला ट्रेडर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 30, डेट, क्रेडिट मेमो नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पीआर और अमाउंट। सितंबर 19 को कादरी स्टोर ने 4,000 का सामान वापस किया। सितंबर 29 को आसिफ अली ने 2,000 का। टोटल सामान वापस आया 6,000 का, तो सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट हो गया। अकाउंट रिसीवेबल आपका कम होकर क्रेडिट हो गया, तो सितंबर 30 की आपकी एंट्री बी बन गई। उसके बाद उससे सेकंड पार्ट में आपसे कहा कि सब्सिडरी लेजर आपने सेल बैलेंसिंग फॉर्म में बनाकर दिखाना है। 3 ही आपके पास कस्टमर हैं, तो कादरी स्टोर्स, अकाउंट रिसीवेबल, सब्सिडरी लेजर, मीरीवाला ट्रेडर। डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ये आपका सब्सिडरी लेजर का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले कादरी स्टोर को सितंबर 2 को सेल्स की, ये इन्फॉर्मेशन सेल जर्नल से, पेज नंबर 89 से, और 113,000 क्योंकि आपने सामान बेचा, अकाउंट रिसीवेबल है, तो 1,13,000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया, बैलेंस भी 1,13,000 हो गया। और उसके बाद सितंबर 19 को आपने माल वापस किया, तो सेल रिटर्न एंड अलाउंस की वजह से आपका रिसीवेबल कम हो गया। इसका मतलब सिर्फ कादरी स्टोर से इंडिविजुअली 1,09,000 रुपये रिसीव करना है, ठीक है ना, डेबिट क्रेडिट से माइनस हो गया। मिस्टर कमर की बात करें तो मिस्टर कमर को सितंबर 21 को जस्ट सेल्स किया 50,000 का,
तो बैलेंस उसका 50,000 है, उनसे 50,000 रिसीव करने। इसी तरीके से आसिफ अली की बात करूं तो सितंबर 22 को सामान बेचा, 41,000 का अकाउंट रिसीवेबल पढ़कर डेबिट हो गया, बैलेंस 41 रहा। 29 को उसने सामान वापस किया 2,000 का, तो डेबिट क्रेडिट 41 में से 2 माइनस किया तो आपका अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस सिर्फ आसिफ अली का क्या आ गया, 39,000 रुपीज़ का। तो ये आपका एक आसान सा सवाल था, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि उसने आपको दिया है किसका, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। बहुत ही आसान सा सवाल है, ये सवाल सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी गया है फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग फिरोज़ कमर की बुक से। ठीक है जी, तो देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। A study of cash record and bank statement of Mr. शाहिद for the month of April 2020 revealed the following information। ठीक है, मिस्टर शाहिद के अकाउंट्स हैं ऑन अप्रैल 30 को कैश बुक ने जो बैलेंस शो करवाया वो 7,059 रुपये 12 पैसे था। पॉइंट में दिए हुए, तो बहुत ध्यान से काम करना है। और एज पर बैंक स्टेटमेंट जो आपके पास बैलेंस है 6,678.67 है। उसके बाद कैश रिसीव्ड हुई थी 2,187 रुपये 3 पैसे की अप्रैल 30 को, लेकिन वो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है ना, या आपने डिपॉजिट करवाया, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया या क्लियर नहीं हुआ क्योंकि लास्ट डे डिपॉजिट है। फिर वो कह रहे हैं द फॉलोइंग मेमोरेंडा अकम्पनीड द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के साथ कुछ मेमोरेंडा अटैच थे। एक था डेबिट मेमो फॉर सर्विस चार्जेस, उन्होंने काटे हैं, डेबिट मेमो है। चेक एक हारून आपका कस्टमर था, उसका चेक जो है 149.88 रुपीज़ का वो NSF कर दिया गया, यानी कि नॉन सफिशिएंट फंड करार दे दिया गया। आपको पे नहीं किया, डिसऑनर रिजेक्ट रिटर्न भी कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्रेडिट मेमो था 1,452 रुपये का, रिप्रेजेंटिंग द प्रोसीड फॉर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग आर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक फॉर ABC कंपनी। यूँ कह सकते हैं, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ABC कंपनी को आपने सामान बेचा होगा, उसने उस वक्त पैसे नहीं दिए, नोट इशू किए 1,452 रुपये। ठीक है ना, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट था, इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं था, बैंक ने वो कलेक्ट करना था। बैंक ने क्या किया, द नोट वॉज फॉर ₹1,464, द बैंक हैड डिडक्टेड कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹12। ठीक है ना, बैंक जो नोट था ना असल में वो था 1,464 रुपये का, लेकिन उसने आपके अकाउंट में कितने डाले, 1,452 रुपये, तो 12 का डिफरेंस 12 रुपये उसने चार्जेस काट लिए। ठीक हो गया। उसके बाद उसने लास्ट चीज़ जो आपको बोली है वो है 3 चेक हैं जो कि आपने इशू कर रहे थे बट वर स्टिल नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन अब तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, तो अनप्रेजेंटेड चेक है, माइनस करना पड़ेगा। कह रहा है कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपने बनाकर दिखानी है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मिस्टर शाहिद की फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 30, 2020। पर्टिकुलर्स कैश बुक बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एज पर कैश बुक 7,059.12 और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 6,678.67 आ गया। कैश रिसीव थी, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की थी, तो आप बैंक में ऐड करवाएंगे क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है। पे होता तो लेस करवाते। उसके बाद जो मेमोरेंडा अटैच होकर आया था उसमें सबसे पहले सर्विस चार्जेस थे, बैंक ने काट लिए होंगे, आपने रिकॉर्ड नहीं किया था तो सर्विस चार्जेस आप अपने पास से माइनस कर देंगे। उसके बाद NSF चेक था हारून का, नॉन सफिशिएंट फंड चेक, उसको आप लेस करवा देंगे। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी, जो नॉट रिसीवेबल आपका कलेक्ट हुआ उसको आप ऐड करवाएंगे, जो टोटल था 1,464 और उसके ऊपर बैंक चार्जेस आप माइनस करवा देंगे। इसको एक और तरीके से आप ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि बैंक चार्जेस को आप ना लिखें और जो 1,452 जो था जो असल नोट कलेक्ट हुआ था उसको आप डायरेक्टली ऐड कर लें, तब भी आपका बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक थे, वो चेक जो कि आपने इशू किए बट स्टिल नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर द पेमेंट, तो उसको आप क्या करेंगे, आपने इशू किए होते हैं, आप अपने पास से माइनस करवा चुके होते हैं, लेकिन बैंक में से पेमेंट नहीं हुई तो बैंक से माइनस नहीं किया हुआ होता, तो अब आप रिकन्साइल करने के लिए बैलेंस उन तीनों को माइनस करवाएंगे। तो टोटल इसका आया 512 रुपीज़ 0.2 पैसे। ठीक है, तो दोनों साइड का आपने टोटल किया तो दोनों साइड का एडजस्टेड बैलेंस आ गया 8,353.68, 8,353.68। ठीक है जी, तो ये आपका बैलेंस बराबर आ गया। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल नेक्स्ट भी आपको दिया है।
जो कि छोटा सा सवाल है करेक्शन ऑफ एरर्स का। ठीक है जी, तो 4-5 एंट्रीज बनानी है। फॉलोइंग एरर हैज बीन ट्रेस फ्रॉम द बुक्स ऑफ नादिर कंपनी। नादिर कंपनी से आपने कुछ एरर्स फाउंड किए हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि एक अमाउंट थी 300 रुपये की, रिपेयर ऑफ कंप्यूटर के लिए पे की थी, लेकिन डेबिट कर दिया रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट में। इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, कैपिटल में रिकॉर्ड कर दिया। ₹600 सेल डिस्काउंट के थे, लेकिन गलती से परचेज डिस्काउंट में डाल दिए। पेड चेक फॉर ₹1200 टू इस्लाम ब्रदर। इस्लाम ब्रदर को पेमेंट किए, लेकिन इस्लाह ट्रेडर के अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर दिया गया। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, इस साल का डेप्रिसिएशन 3000 से ओवर चार्ज ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। अक्रूड टैक्सेस वर ओवरलुक बाय अकाउंटेंट। अक्रूड टैक्सेस थे, लेकिन अकाउंटेंट ने ओवरलुक कर दिए। इसकी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसके साथ नहीं दी हुई। तो इसके अंदर आपने करेक्टिंग जर्नल एंट्रीज बनाकर दिखानी है। ठीक है जी, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन आपके सामने मौजूद है। नादिर कंपनी करेक्टिंग एंट्रीज फॉर द मंथ नहीं लिखा हो तो डॉट डॉट डाल दिया, बाकी फॉर्मेट आपको आता है। तो सबसे पहली एंट्री जो थी वो रिपेयर करवाया था आपने कंप्यूटर का पार्ट, लेकिन कंप्यूटर को आपने डेबिट कर दिया। तो कंप्यूटर को करेंगे क्रेडिट, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और रिपेयर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करना था, हमने उसको डेबिट कर दिया। 300 से टू करेक्ट था रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद वो कह रहा है कि सेल डिस्काउंट आपने रिकॉर्ड करना था 600 से, लेकिन परचेज अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स आपका डेबिट होता है, लेकिन उसकी जगह परचेज कर दिया। परचेज को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट किया, सेल डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। 600 से टू करेक्ट था सेल डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपने पेमेंट जो है वो असल में इस्लाम ब्रदर्स को करनी थी, लेकिन आपने अकाउंट इस्लाम ट्रेडर्स का चूज़ किया, उसको पेमेंट करके उसका अकाउंट पे बिल कम कर दिया था। तो असल में इस्लाम ब्रदर को पेमेंट की थी, तो उसका अकाउंट कम करके डेबिट कर देंगे और अकाउंट पे बिल इस्लाह ट्रेडर का वापस रीओपन कर देंगे, तो वो क्रेडिट हो जाएगा 1200 रुपये से टू करेक्टर सप्लायर अकाउंट। उसके बाद इस साल 3000 रुपये से आपके जो डेप्रिसिएशन है वो ओवर चार्ज हो गया था, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया था। फॉर एग्जांपल मैं यूँ कहूँ कि आपका डेप्रिसिएशन होना था 9000 रुपये का, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया 12000 रुपये का, तो 3000 रुपये से ज़्यादा रिकॉर्ड किया, ओवर चार्ज कर दिए। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपकी जो डेप्रिसिएशन की फ़िक्स एंट्री होती है उसको रिवर्स कर देंगे, तो डेबिट से क्रेडिट और क्रेडिट से डेबिट आपका कैंसिल आउट होकर एरर ठीक हो जाएगा। टू करेक्ट द ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन। तो बहुत ही आसान सा आपके पास ये सवाल था, और इसी के साथ हमारा यहाँ पर सेक्शन बी भी ख़त्म हो गया। उसके बाद चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। सवाल आपका सेक्शन सी का काफ़ी लेंदी दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनाने को दी हैं। अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज़ कंपलसरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग बैलेंसेज वर टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जुल्करनैन ट्रेडर ऑन December 31, 2020, ऑल अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है जी, उसके बाद कह रहे हैं कैश है आपके पास एज एसेट, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है, सप्लाइज है, परचेजेस हैं, इक्विपमेंट है, सेल रिटर्न है, अकाउंट्स पेबल है, सैलरी एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेल्स है। कैपिटल की अमाउंट आपके पास गिवन नहीं है तो कंप्यूट करनी पड़ेगी। ड्राइंग है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, अलाउंस फॉर पेड डेट्स है, प्रीपेड है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, परचेज डिस्काउंट, कमीशन एंड सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस भी और बैंक लोन एज अ लाइबिलिटी भी आपके पास गिवन है। एडजस्टमेंट आपकी 10 एंट्रीज पर मुश्तमिल है, 10 आपको एडजस्टमेंट दी हुई हैं। प्रैक्टिस करने के लिए ये आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट में आपको कह रहे हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री साल के आखिर में 4.5 लाख की थी, फिक्स एंट्री बन जाएगी। अक्रूड मार्केटिंग एक्सपेंस 25,000 के थे, फिक्स एंट्री बन जाएगी। सप्लाईज ऑन हैंड आपके पास 10,000 रुपये की सप्लाईज बची हैं, जबकि 15 की थी, 5 इसका मतलब एक्सपायर हो गई। डेप्रिसिएशन की फिक्स एंट्री 80,000 से आपका इक्विपमेंट इस बार डेप्रिशिएट हुआ। अच्छा जी, बेड डेट्स एक्सपेंस 55,000 से इंक्रीज़ हो गए, इसका मतलब इस साल का बेड डेट्स जो है वो 55,000 मज़ीद हुआ है, और अलाउंस फॉर बेड डेट्स 5,000 पहले से था, तो टोटल 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 55 है, तो पेज मुड़ने की वजह से शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, तो ये 55,000। इंश्योरेंस एक्सपायर हुई है इस साल 7,000 की, जबकि प्रीपेड इंश्योरेंस 12 थी, 12 में से 7 एक्सपायर हो गई,
तो इसका मतलब 5 बची है। अनअर्न्ड कमीशन साल के आखिर तक 10,000 था, तो ऊपर आपके पास कमीशन अर्न जो है वो 54 था, 54 अर्न करना था, उसमें से 10 रह गया, इसका मतलब 44 अर्न होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो साथ में कुछ नहीं लिखा, तो इसको अक्रूड ही कंसिडर करेंगे, फिक्स एंट्री बन जाएगी। प्रीपेड रेंट एक्सपायर हुए 12,000 से, जबकि एडवांस 25 दिया था, इसका मतलब 13 बच गया। अक्रूड सैलरी इस साल की 1,50,000, ठीक है ना। एक्चुअल सैलरी आपकी 1,50 हुई है, जबकि आपने ऊपर सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ 1,20 का, तो 30,000 रुपये ज़्यादा है, तो वो पेबल से एंट्री बनेगी। बाकी आपसे कहा गया कि कोई 2 चीज़ें आप इसको अटैम्प्ट करें। मैंने इसमें सारी चीज़ें सॉल्व करके आपको बताई हैं, ताकि किसी चीज़ में आपको मसला हो तो आप समझ सकें। एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी उसके बाद बनाना है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी बनानी है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंट्रीज बनानी है। तो तरीका ये होता है कि अगर आप एडजस्टिंग और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, तो फिर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे 2 पार्ट। लेकिन आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बनाना चाह रहे, एडजस्टिंग और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्लोजिंग और ओपनिंग बना दें, ठीक है जी। तो अगर आप एडजस्टिंग और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को फेयरली रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो रफली बना सकते हैं, फिर आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट क्लोजिंग ओपनिंग फेयर बेसिस पर करना होगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास सवाल है और इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एडजस्टिंग एंट्री आ रही है। पहली एडजस्टिंग एंट्री फिक्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट फॉर 50,000 से टू एडजस्ट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। उसके बाद अक्रूड मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे, तो एक्सपेंस यानी कि इनकर्ड हो गया, बढ़ गया डेबिट, पे नहीं हुआ तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई क्रेडिट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस पेबल क्रेडिट 25,000 से टू एडजस्ट अक्रूड मार्केटिंग एक्सपेंस। उसके बाद सप्लाईज आपकी जो थी वो 15 की थी, 10 की रह गई, इसका मतलब 5 से एक्सपायर हो गई। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट एसेट कम हो गया क्रेडिट, सप्लाईज अकाउंट क्रेडिट टू एडजस्ट सप्लाईज अकाउंट। उसके बाद आपकी डेप्रिसिएशन की फिक्स एंट्री बन जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000 से टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद बेड डेट्स 55,000 से उसने कहा इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट 55,000 फिक्स एंट्री टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा कि इंश्योरेंस जो है वो 7,000 रुपये से एक्सपायर हो रहा है, तो एक्सपायर हो रहा है इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया। प्रीपेड जो दिया था प्रीपेड एसेट है, एसेट का पोर्शन कम हो गया क्रेडिट 7,000 से टू एडजस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद 7th, 8th और 9th एंट्रीज में उसने कहा कि कमीशन आपको अर्न करना था 54, लेकिन अनअर्न कमीशन साल के आखिर में 10,000 रह गए, इसका मतलब लाइबिलिटी अभी बाकी है, इनकम कम हो गई, डेबिट कमीशन एंड डेबिट अनअर्न कमीशन क्रेडिट 10,000 से टू एडजस्ट अनअर्न कमीशन अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद बैंक लोन के ऊपर 5,000 रुपये का इंटरेस्ट था, पे करना था, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पे नहीं किया तो लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट 5,000 से टू एडजस्ट अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है जी। उसके बाद रेंट आपका 12,000 रुपये से एक्सपायर हो गया, प्रीपेड रेंट आपका 25,000 था, तो रेंट आपने पे किया 12,000 रुपये का, सॉरी एक्सपायर हो गया, तो एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, प्रीपेड पोर्शन एसेट का कम होकर क्रेडिट हो गया, टू एडजस्ट रेंट एक्सपेंस अकाउंट से आपकी नरेशन बन जाएगी, ठीक है। ये तो आप अच्छे तरीके से रूल जानते ही। उसके बाद उसने कहा कि आपकी एक्चुअल सैलरी जो है वो 150,000 हुई, आपने ऊपर 120 रिकॉर्ड किया हुआ था, साल के आखिर में पता चला नहीं भाई 120 नहीं है 130 है, इसका मतलब मज़ीद 30,000 रुपये से एक्सपेंस है, लेकिन पे नहीं किया तो एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट 30,000, पे नहीं किया तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई सैलरीज पेबल क्रेडिट टू एडजस्ट आउट स्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है जी। तो ये आपके पास सारी एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई। उसके बाद उसने आपसे मांगा है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जो है छोटा कर देता हूँ, ताकि आपको सारे बैलेंसेस जो है ना वो अच्छे तरीके से दिखाई दे सकें और आपको सवाल कॉपी करने में कोई मसला ना हो। कोई फिगर अगर आपको नज़र नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं, और आप तो सारे माशाल्लाह से होशियार बच्चे हैं, वो इजीली समझ के कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रायल बैलेंस जो ओरिजिनल था उसमें से बैलेंसेस लिखने, जो एडजस्ट हो रहा था उसको एडजस्ट करते रहेंगे।
कैश आपने लिखा 14 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्ट डेबिट में। अकाउंट रिसीवेबल 5 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्ट लिख दिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो है वो 3,50,000 की थी, वो एज इट इज़ रिपोर्ट कर दी। सप्लाईज आपकी 15,000 रुपये की थी, -5,000 से एक्सपायर हो गई थी तो बची 10,000। परचेजेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं तो 12 लाख। इक्विपमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं तो 15 लाख। सेल रिटर्न में कोई एडजस्टमेंट नहीं तो 25,000। डायरेक्ट अकाउंट्स पे लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं 2 लाख। सैलरी एक्सपेंस आपके पास 120 था, 30,000 से मजीद बढ़ गया तो एक्चुअल हो गया 150। ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन आपके पास डायरेक्टली 10,000 आ गया। सेल्स आपने किए 26 लाख की तो डायरेक्ट क्रेडिट आ गया। कैपिटल आपको मालूम नहीं था तो कैपिटल के साथ क्या किया है कि देखें, ये जो आपके पास ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस था तो इसके तमाम डेबिट के बैलेंसेस को मैंने टोटल किया, सही है, और क्रेडिट के बैलेंसेस को टोटल किया एक्सेप्ट दी कैपिटल, तो उसका डिफरेंस लेकर मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। ठीक है ना। 53,72,000 माइनस 31,62,000 तो आपका कैपिटल आ गया 22,10,000। ठीक है जी। ड्राइंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं तो 2 लाख। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से 1 लाख था, इस साल मजीद आपका एसेट डेप्रिशिएट हुआ 80 से तो 180 अलाउंस आ गया। अलाउंस ऑफ बेड 5 था, मजीद 55 से इंक्रीज होकर तो अब टोटल 60 हो गया। प्री बेड रेंट 25 था, 12 एक्सपायर हो गया, माइनस किया तो 13 रह गया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो 12 था, -7 एक्सपायर हो गया तो अब 5 रह गया। परचेज डिस्काउंट 3,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। कमीशन अर्न 54,000 करना था लेकिन 10 अर्न नहीं हुआ, अनअर्न रह गया तो इनकम कम हो गई, माइनस तो 44 आ गया। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस 15,000 था, मजीद 25 हो गया, सॉरी 25 था, मजीद 15 हो गया तो टोटल 40 आ गया। बैंक लोन में कोई एडजस्टमेंट नहीं 2 लाख। ठीक है जी। ये वो अकाउंट थे जो कि एडजस्ट हुए और ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस में थे। उसके बाद बैंक लोन से नीचे के जितने भी अकाउंट्स हैं वो न्यूली अपीयर्ड हैं, जिसमें मार्केटिंग एक्सपेंस पेबल 25,000 से क्रेडिट, सप्लाईज एक्सपेंस आपका 5,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 80,000, बेड डेट्स एक्सपेंस 55, इंश्योरेंस एक्सपेंस 7, अनअर्न्ड जो है वो 10,000 से क्रेडिट हो गया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस 5, इंटरेस्ट पेबल भी 5, रेंट एक्सपेंस 12,000 और सैलरीज पेबल 30,000। ठीक है ना। एडजस्टिंग एंट्री जो ये यहाँ पर ऊपर बनी हुई हैं इनमें अकाउंट एडजस्ट कर करके जो हमने लिखे थे वो ये ऊपर थे, और उनमें से जो अकाउंट आपके रिमेनिंग रह गए थे उनको उनकी नेचर के हिसाब से जो डेबिट था उनको डेबिट, जो क्रेडिट था क्रेडिट करके लिखा। दोनों साइड को टोटल किया तो आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का बैलेंस 55,67,000 आ गया दोनों साइड में। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही अब आपकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी। तो इनकम स्टेटमेंट पूरी नहीं आ रही तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और अब ये आ गई आपकी इनकम स्टेटमेंट पूरी। जुल्करनैन ट्रेडर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020। सबसे पहले सेल 26 लाख, माइनस किया सेल रिटर्न तो नेट सेल्स आ गई 25,75,000। इतने का सामान बेचा है, ये सामान आपको कितने का पड़ा, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे बनती है, सबसे पहले का माल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग 3,50,000। इस साल आपने नेट परचेजेज कितने की परचेजेज आपने की 12 लाख की, उसमें से डिस्काउंट मिला 3,000 का माइनस, और डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन 10,000 प्लस किया, और टोटल किया प्लस माइनस तो नेट परचेजेज 12,07,000 की आ गई। इसमें प्लस किया बिगिनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, तो मर्चेंडाइज या गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आपके पास कितना आ गया 15,57,000। इतना माल मौजूद है बेचने के लिए। क्या सारा बेच दिया, नहीं सर, एंडिंग में आपके पास 4.5 लाख का माल बच गया, माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,07,000 आ गई। यानी कि जो माल आपने 25,75,000 का बेचा है, आपकी सेल हुई है, वो माल आपको कितने का पड़ा, उसकी कॉस्ट कितनी थी 11,07,000 का, तो डिफरेंस लिया तो आपको प्रॉफिट हो गया 14,68,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ये आपका प्रॉफिट नहीं है, अनएडजस्टेड है, एक्सपेंसेस माइनस करवाने पड़ेंगे। तो ऊपर जितने एक्सपेंसेस थे एडजस्ट करके वो आपने लिए। सैलरीज एक्सपेंस 150, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस 40,000, सप्लाईज एक्सपेंस 5,000, डेप्रिसिएशन, बेड डेट्स, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट और रेंट एक्सपेंस सबको लिखा उनके एडजस्टेड बैलेंस के साथ। टोटल किया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 354,000, माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 11,14,000।
अदर इनकम में कमीशन अर्न किया था 44,000, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया प्लस करने के बाद 11,58,000 रुपीज़। ठीक है जी, तो इस प्रॉफिट के बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। तो अब चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़। तो करंट एसेट में आपके पास कैश 14 लाख था, अकाउंट रिसीवेबल 5 लाख था, उसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट जो पहले से 5 और बाद में 55 था, टोटल 60 माइनस किया तो नेट बैलेंस 440 आ गया। एंडिंग इन्वेंट्री एज एसेट 450 रिकॉर्ड करेंगे। सप्लाइज एज एसेट 10,000 बच गई थी तो 10,000, प्रीपेड 13,000 बचा था तो 13,000, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 5,000 बचा था तो ये। उसके अलावा कोई करंट एसेट नहीं, टोटल करंट एसेट 23,18,000 आ गए। नॉन करंट एसेट में आपके पास इक्विपमेंट 15 लाख था, टोटल उसका डेप्रिसिएशन पहले से 1 लाख, इस साल 180 माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई 13,20,000। तो टोटल नॉन करंट एसेट 13,20,000 प्लस करवाया 23,18,000 करंट एसेट में, तो टोटल एसेट आपके हो गए 36,38,000 रुपीज़। तो लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ भी बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज़ अकाउंट पेबल 2 लाख, मार्केटिंग एक्सपेंस पेबल 25,000, अनअर्न्ड कमीशन 10,000, इंटरेस्ट पेबल 5 और सैलरीज पेबल 30,000। टोटल करंट लायबिलिटीज़ आपके पास 2,70,000 आ गई। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बैंक लोन 2 लाख, तो टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख, 2 और 2 4,70,000 टोटल लायबिलिटीज़ हो गई। ओनर्स इक्विटी की बात करें तो कैपिटल आपने जो कंप्यूट किया था 22,10,000, ड्राइंग उसमें 2 लाख माइनस की और प्रॉफिट ऐड करवाया 11,58,000, तो नेट बैलेंस निकाला टोटल ओनर इक्विटी का तो 31,68,000 ये आ गया। इसमें प्लस किया टोटल लायबिलिटीज़ 4,70,000 यानी इन दोनों को, तो आपके पास टोटल बैलेंस आ गया एसेट के बराबर 36,38,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये आपकी बैलेंस शीट भी बन गई। इसमें कोई बात अगर आपको कोई फिगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आपसे मांगी गई हैं क्लोजिंग एंट्रीज। बुनियादी तौर पर आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि 4 क्लोजिंग एंट्रीज बनती हैं, रेवेन्यूज़ की क्लोजिंग की, एक्सपेंसेस की क्लोजिंग की और उसके बाद उन दोनों के डिफरेंस की क्लोजिंग की और फिर ड्राइंग की क्लोजिंग की। तो सबसे पहले हमने ईयर एंड पर जुल्करनैन ट्रेडर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020। एक्सपेंसेस की क्लोजिंग की, एक्सपेंस बढ़ता है तो नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, कम होगा तो क्रेडिट, तो यानी कि क्लोज करेंगे तो क्रेडिट होगा तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस अकाउंट है तो उसमें जो अकाउंट ऐड होगा तो वह एक्सपेंस होगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एक्सपेंस, परचेजेज, सेल रिटर्न, सेली एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग एंड मार्केटिंग, सप्लाईज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस, ये तमाम आपके एक्सपेंस नेचर के थे। तब का काम आपने परफॉर्म किया, सबको क्लोज करके क्रेडिट किया टू क्लोज वेरियस एक्सपेंस अकाउंट और सबको टोटल किया तो टोटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट डेबिट हो गया एक्सपेंसेस की वजह से 19,39,000 रुपये का। ठीक है जी, अब चलते हैं सेकंड एंट्री यानी कि रेवेन्यूज़ की क्लोजिंग के तरफ। रेवेन्यूज़ आपके नॉर्मली कम होते हैं। सबसे पहला रेवेन्यू सेल्स था, सेल्स को क्लोज किया। परचेज डिस्काउंट रेवेन्यू नेचर का, कमीशन अर्न किया 44 का वो क्लोज किया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग बच्चे बोलते हैं कि एसेट है तो ये रेवेन्यू की, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को कम करके आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है, तभी एंडिंग इन्वेंट्री की जो फिक्स एंट्री है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट है। तो यहाँ पर भी ये काम परफॉर्म हो रहा है। अगर मैं बाकी चीज़ों को हटा दूँ तो टोटल किया तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी यानी कि टोटल आपके जो रेवेन्यूज है वो 30,97,000 हो गए टू क्लोज वेरियस रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आपकी 2 एंट्रियाँ बन गई, रेवेन्यूज़ की क्लोजिंग की भी और एक्सपेंसेस के क्लोजिंग की भी, और अब इसके डिफरेंस की क्लोजिंग की एंट्री बनेगी। सो स्टूडेंट, इसके डिफरेंस की एंट्री कैसे बनाएंगे? देखें, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी एक्सपेंस की वजह से हो रहा है 19,39,000 का डेबिट और रेवेन्यूज़ की वजह से हो रहा है 30,97,000 का क्रेडिट। अभी ऊपर इक्वेशन में पढ़कर आए हैं रेवेन्यू ज़्यादा होंगे और एक्सपेंसेस कम होंगे तो आपको होगा प्रॉफिट। ठीक हो गया। एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा होते और रेवेन्यूज़ आपके कम होते तो आपको होता लॉस। तो क्रेडिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में से आपने डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी
माइनस करवाया तो आपका जो नेट बैलेंस आएगा वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का वो क्रेडिट साइड ही आएगा, यानी कि प्रॉफिट की फॉर्म में, और वही आएगा जो आपका इनकम स्टेटमेंट का आया था। तो उसको आप कैपिटल अकाउंट में जब क्लोज करेंगे तो वो क्रेडिट का डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी चला जाएगा और आपका कैपिटल बढ़कर क्रेडिट हो जाएगा। 30,97,000 माइनस 19,39,000 माइनस करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में 11,58,000 जो बैलेंस आया था वो यही आ जाएगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि जो बैलेंस यहाँ पर आएगा वही बैलेंस वहाँ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के डिफरेंस से भी आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये आपकी तीसरी एंट्री बन गई। चौथी एंट्री आपकी ड्राइंग की होती है। अगर आपकी ड्राइंग नहीं है तो चौथी एंट्री नहीं बनेगी, 3 ही एंट्रीज बनेगी। तो ड्राइंग है, ड्राइंग आपके कैपिटल अकाउंट को कम करती है, क्लोज होगी तो ड्राइंग क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट कम होकर डेबिट हो जाएगा 2 लाख से। टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट से आपकी ये एंट्री भी बन गई। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास ओपनिंग एंट्रीज का था। देखें आपके पास हेड्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, सर 5 होते हैं। रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में, और उसकी क्लोजिंग हो गई क्योंकि वो टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एसेट लाइबिलिटीज़ और इक्विटीज़ के जो अकाउंट्स बचते हैं वो हमारे परमानेंट अकाउंट होते हैं क्योंकि उनके बैलेंसेस चलते रहते हैं और वो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होते हैं। तो ओपनिंग हम उसके अगले साल की जो है ओपनिंग एंट्रीज बना रहे होते हैं, अपने बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है ना, तो वो आपसे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी इस सूरत में मांग सकते हैं और ओपनिंग एंट्रीज भी। तो अगले साल के लिए ये आप ओपनिंग एंट्रीज बनाने जा रहे हैं कि आपके पास से इस ईयर यानी कि ईयर 2020 में से कौन से बैलेंसेस आगे बचकर जाएंगे जो कि जनवरी 1 2021 का ओपनिंग बनेंगे। तो आपके पास एसेट लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ के अकाउंट हैं, जितने भी अकाउंट हैं उनको आप उनकी नेचर के हिसाब से लिखेंगे, यानी कि एसेट जो है वो डेबिट होते हैं तो सबको डेबिट, लायबिलिटीज़ और अलाउंसेस क्रेडिट होते हैं तो क्रेडिट, और कैपिटल भी क्रेडिट होता है। ठीक है जी, तो आपके पास जो बैलेंस शीट से डेटा बचा था, कैश 14 लाख, अकाउंट रिसीवेबल 5 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एज एसेट 4.5 लाख, सप्लाईज 10,000, प्रीपेड रेंट 13,000, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 5,000 और इक्विपमेंट एज अ फिक्स एसेट 15 लाख आ गया। ठीक है, क्रेडिट नेचर के जो अकाउंट थे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 180, अलाउंस फॉर बैड डेट 60, अकाउंट पेबल लायबिलिटी 2 लाख, मार्केटिंग एक्सपेंस पेबल 25,000, अर्नड कमीशन 10, इंटरेस्ट पेबल 5 और सैलरी पेबल 30 और बैंक लोन आपका आ जाएगा 2 लाख। ठीक है जी, और कैपिटल आपने जो लेना है वो नॉर्मली एडजस्टेड भी लिखा होता है, एंडिंग लेना है जो एडजस्ट होकर आए कि कैपिटल आपके पास बिगिनिंग में, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कैपिटल आपके पास जो बिगिनिंग में था वो 22,10,000 था जो कि हमने मिसिंग फिगर से कंप्यूट किया था। उसमें ड्राइंग हमने माइनस करवाई, नेट प्रॉफिट हमने ऐड करवाया, तो एडजस्ट करके जो आया इसको लेना है। ठीक है जी, तो ये देखें अभी हमने ऊपर सबसे पहले सेक्शन बी में इक्वेशन भी पढ़ी थी, उसको भूलिए मत कि कैपिटल एट एंड कैसे आता है। कैपिटल एट स्टार्ट प्लस प्रॉफिट और लॉस होगा तो माइनस, माइनस ड्राइंग करके। ठीक है जी, तो इसी तरीके से ऑनर इक्विटी एंडिंग, बात तो वही हुई, कैसे आएगी, बिगिनिंग में प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करके और माइनस ड्राइंग करके, ऐसे ही तो आएगा। ठीक है जी, तो आपने जब भी लेना है ओपनिंग एंट्रीज में तो कैसे एडजस्ट करके, यानी कि एंडिंग वाला। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, एंडिंग जो आपके पास आया वही आपने लेना है। तो आपके पास ये जो टोटल था वो 31,68,000 आ गया। तो आपने दोनों साइड का टोटल किया तो टोटल मैंने नीचे लिखा हुआ है 38,78,000 दोनों साइड का बराबर आ रहा है। टू ओपन द वेरियस अकाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। सो आई होप कि ये पूरा पेपर आपको बहरिया कॉलेज कारसाज का अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये बहुत अच्छा पेपर है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको इससे प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसमें न्यू हैं और अच्छा है कि बच्चे को थोड़ा सा दिमाग चलाने के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये चीज़ें काम आएंगी। और अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें।
कोई अगर इसके अंदर मिस्टेक हो तो वो भी आप लाजमी मुझे बता सकते हैं।